हाय एवरीवन, दिस इज सजल जोशी और आज की वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपना जो चैप्टर नंबर 2 चल रहा था उसका पार्ट 2 वीडियो। पहला पार्ट ऑलरेडी कवर्ड है, उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है और लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, वहां से जाके आप चेकआउट कर लेना। सेकेंडली यार, कमेंट सेक्शन पे आज आप मेरे को ये बता दो कि आपके जो हाफ ईयरली आ रहे हैं वो कब से आ रहे हैं एंड आपका आईडी और बीएसटी का स्पेसिफिकली क्या सिलेबस है, ये मेरे को कमेंट डाउन करके बता देना। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 का ये पार्ट 2 वीडियो और इस पार्ट में हम इस चैप्टर को A to Z पूरा कंप्लीट कर देंगे। कहते तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस। सबको एक साथ किया। तो यार प्रीवियसली हमने यहां तक डिस्कशन कर लिया था क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ठीक है, अब हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा क्या था, हमने ये देखा था कि हमने अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए क्या क्या पॉलिसीज लॉन्च करी थी। जैसे हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन लॉन्च करा था, हमने लैंड रिफॉर्म्स लॉन्च करा था, तो उसके बारे में हमने पूरा एक्सप्लेनेशन देखा था, तो आप वो पहले देख लेना, उसके बाद इस वीडियो को हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू कर लेंगे। तो अब बात आती है कि ये तो देख लिया कि भैया एग्रीकल्चर में क्या पॉलिसीज लाई गई थी। अब बात आती है कि इंडस्ट्रियल और ट्रेड सेक्टर के लिए हमने क्या क्या पॉलिसीज लॉन्च करी सो दैट हम उसको अब इंप्रूव कर सकें। तो अब हम बात करने वाले हैं सबसे पहले इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की। देखो, मैंने पहले ही बताया था कि कोई भी डेवलपिंग कंट्री अगर उसको डेवलप्ड बनना है तो उसको एक अच्छा इंडस्ट्रियल सेक्टर बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जांपल, जितनी भी डेवलप्ड कंट्री है, जैसे आपके जर्मनी हो गई, यूएसए हो गई, ये डेवलप्ड क्यों है? क्योंकि इनके पास एक अच्छा इंडस्ट्रियल सेक्टर या साउंड इंडस्ट्रियल सेक्टर बेस इनके पास अवेलेबल है। सेकेंडली यार, जो इंडस्ट्रीज इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। एग्रीकल्चर सेक्टर की तरह नहीं कि भैया तुम्हें 6 महीने इंप्लॉयमेंट मिलेगी, 6 महीने तुम बेरोजगार रहोगे और क्रॉप्स का प्रोडक्शन अच्छा नहीं हुआ, बारिश अच्छी नहीं हुई तो तुम्हें इंप्लॉयमेंट नहीं मिलेगी। लेकिन इंडस्ट्रीज के केस में ऐसा नहीं होता है, आपको एक स्टेबिलिटी मिलती है इन टर्म्स ऑफ इंप्लॉयमेंट। इसी वजह से क्या हुआ था, जो हमने सेकेंड 5 ईयर प्लान लॉन्च करा था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से लेके 1956 तक जो था उसमें हमने एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर फोकस करा था, और जो सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 से लेके 1961 तक करा गया था उस पे हमने इंडस्ट्रीज पे फोकस करा था, यानी इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के ऊपर हमने फोकस करा था। तो यहां पे यही लिखा है, क्या लिखा है? डेवलपिंग कंट्री नीड्स गुड इंडस्ट्रियल सेक्टर, सेकेंडली इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट इज मोर स्टेबल एंड सेकेंड 5 ईयर प्लान फोकस्ड ऑन द इंडस्ट्रियल सेक्टर या फिर डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। उस टाइम पे हमारे पास कुछ ही इंडस्ट्रीज अवेलेबल थी जो आयरन एंड स्टील की थी, जो कि जमशेदपुर और कोलकाता में थी। ये हमारे पास कुछ अवेलेबल थी जो हमें पता होनी चाहिए। अब बात आती है कि भैया ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के बेनिफिट्स क्या होते हैं, क्या फायदे होते हैं इसके। एक जनरल सेंस में बहुत बेसिक टॉपिक है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हमको ऐसा कुछ एक्स्ट्रा लिख के नहीं आना है। पहला क्या बोलता है, इंक्रीजेस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ऑब्वियस सी बात है यार, इंडस्ट्री सेटअप होंगी, वहां पे लोग काम करने के लिए चाहिए होंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। सेकेंडली इसका फायदा पता है क्या हुआ, जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर ओवरबर्डन था, जहां पे लोग एक्स्ट्रा लगे हुए थे, उनको भी एक जगह मिल जाएगी इंडस्ट्रीज में आने के लिए, और जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर ओवरबर्डन है उसको भी राहत मिल जाएगी। तो पहला, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। सेकेंड आता है प्रोवाइड्स इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। देखो, जब इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होगा तो रोड्स की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, रोड्स की फैसिलिटीज, रेलवेज, पावर जनरेशन कैपेसिटीज, ये सब फैसिलिटीज हमारे पास क्या होंगी, अवेलेबल होंगी, जिससे हम बोल सकते हैं कि इसके आने की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज का डेवलपमेंट होगा हमारी इकोनॉमी में। थर्ड हमारे पास आता है सोर्स ऑफ मैकेनाइज्ड मींस ऑफ फार्मिंग, यानी इंडस्ट्रीज के आने की वजह से मैकेनाइज्ड मींस यानी हम मशीन्स का यूज करना चालू कर सकते हैं, हम लोग नए नए टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री सेटअप होगी, वो नए नए टूल्स बनाएगी और उस वजह से हम लोग उसको फार्मिंग में भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट इज सोर्स ऑफ मैकेनाइज्ड मींस ऑफ फार्मिंग, यानी मशीन्स और नई टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज कर सकते हैं। फोर्थ है हेल्प्स इन अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है भैया? देखो, हमारी करेंसी के अलावा दुनिया भर की जितनी भी करेंसी है, डॉलर हो गया, यूरो हो गया, ये सब होती है फॉरेन एक्सचेंज। फॉर एग्जांपल, हम अभी लेके चल रहे हैं डॉलर, तो ऑब्वियस सी बात है यार, इंडस्ट्रीज कुछ प्रोडक्ट्स बनाएगी और वो बाहर की कंट्रीज भी डिमांड करेगी। अब हम उनको एक्सपोर्ट करेंगे तो बदले में हमको क्या मिलेगा? बदले में मिलेगा हमको डॉलर, और डॉलर क्या है? फॉरेन एक्सचेंज। तो क्या कर रहा है? फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने में हेल्प कर रहा है बाय एक्सपोर्टिंग द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। तो फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने में हमको हेल्प करता है।
लास्ट है ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन। यार लोग बोलते हैं ना कि यार ये लोग कितने सिविलाइज्ड हैं। सिविलाइज्ड मतलब यार वो लोग जिनके पास बेसिक एजुकेशन हो, वो एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जीते हो और उनके पास गुड्स की अच्छी खासी अवेलेबिलिटी हो। तो यार इंडस्ट्रीज के आने की वजह से लोगों का नजरिया बदला कि हाँ यार अलग अलग टाइप से गुड्स होते हैं, अलग अलग टाइप की सर्विसेज होती हैं, एडवांस सर्विसेज भी हम लोग ले सकते हैं, जिससे उनका कहीं ना कहीं नजरिया बदला और उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई। तो हमारे पास लास्ट पॉइंट क्या आया? ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन। तो ये 5 हमारे पास होते हैं बेनिफिट्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी इंडस्ट्रीज के डेवलप होने के कुछ बेनिफिट्स। आप इसको नोट कर लो, मैं 1 सेकंड में आता हूं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यानी पब्लिक सेक्टर यानी कि सरकार का क्या इंपॉर्टेंट या क्यों इंपॉर्टेंट रोल था इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट में पैसा लगाने के लिए या इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट करने के लिए। इसके 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विद प्राइवेट सेक्टर, यानी उस टाइम पे प्राइवेट सेक्टर के पास इतना पैसा ही नहीं होता था कि वो इन्वेस्ट कर सके। हाँ हमने पढ़ा था यार कुछ हमारे पास इंडस्ट्रीज थी जो टाटा जी ने लॉन्च करी थी, बट एट द एंड ऑफ द डे बात ये निकल के आती है कि वो सफिशिएंट नहीं था कि वो एक साउंड इंडस्ट्रियल सेक्टर या साउंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमारी कंट्री में कर सके, जिस वजह से क्या हुआ, सरकार को बीच में आना पड़ा कैपिटल लगाने के लिए। इसलिए पहला पॉइंट ये था कि प्राइवेट सेक्टर के पास इतना पैसा ही नहीं था, इसलिए सरकार को बीच में आना पड़ा। सेकंड है लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर प्राइवेट सेक्टर। इंसेंटिव मतलब कोई पर्पस ही नहीं था, क्योंकि उसको दिख रहा था कि उस टाइम पे वो मार्केट ही डेवलप नहीं है, लोग गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड ही नहीं कर रहे हैं। और हमने क्या पढ़ा था, प्राइवेट सेक्टर तभी गुड्स बनाता है जब उसको दिखता है कि लोगों के पास परचेसिंग पावर है और वो उसको प्रॉफिट में बेच सके। तो अब उसको दिख रहा है भाई कोई गुड्स एंड सर्विसेज को डिमांड ही नहीं कर रहा है, तो वो क्यों गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा? ऑब्वियसली बात है उसके पास कैपिटल तो नहीं था, बट थोड़ा बहुत भी जो कैपिटल था ना वो भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऊपर उसने नहीं लगाया, क्योंकि उसको पता था कि कोई मार्केट में खरीदने वाला है ही नहीं। तो इस वजह से क्या हुआ, फिर वापस सरकार को बीच में आना पड़ा, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज तो हमें बनाने पड़ेंगे ना, वो तो जरूरी है कंट्री के लिए। प्राइवेट सेक्टर नहीं बना रहा तो क्या नहीं बनाएंगे? पब्लिक सेक्टर यानी सरकार को इसलिए बीच में आना पड़ा। थर्ड है ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर। देखो हमने पढ़ा था कि प्राइवेट सेक्टर कभी भी सोशल वेलफेयर के लिए नहीं भागता, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए भागता है। तो ऑब्वियसली बात है वो जो गुड्स प्रोड्यूस करेगा वो अमीरों के लिए प्रोड्यूस करेगा, यानी कि जिनके पास परचेसिंग पावर होगी। गरीबों के लिए गुड्स प्रोड्यूस नहीं होंगे, लेकिन प्रोड्यूस तो गरीबों के लिए भी करना जरूरी है ना। तो इस वजह से सोशल वेलफेयर के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बीच में किसको आना पड़ा? सरकार को आना पड़ा, यानी पब्लिक सेक्टर को आना पड़ा, ताकि सोशल वेलफेयर हो सके हमारी कंट्री में। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आते ही हैं प्री बोर्ड्स में आपको पक्का देखने को मिलेंगे। तो पहला हो गया कि प्राइवेट सेक्टर के पास इतना पैसा नहीं था। सेकंड, उनके पास कोई पर्पस ही नहीं था क्योंकि मार्केट ही डेवलप नहीं थी। और तीसरा, सोशल वेलफेयर हमको अचीव करना था जो प्राइवेट सेक्टर कभी नहीं करने देगा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट रीजन की वजह से इंपॉर्टेंट बन गया था कि पब्लिक सेक्टर को बीच में आना पड़ेगा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। तो ये 3 पॉइंट आप अच्छे से नोट कर लो, मैं तब तक 1 सेकंड के लिए हट जाता हूं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या हुआ, आईपीआर 1956 एक पॉलिसी लाई गई इंडस्ट्रियल सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए। अब इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 में बोला क्या गया, इसमें साफ साफ शब्दों में सिर्फ इतना बोला गया कि जितनी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस होगी, यानी जितना भी इंडस्ट्री सेटअप और डेवलपमेंट होगा, उसमें मेजर रोल रहेगा पब्लिक सेक्टर का, यानी सरकार का। इस पॉलिसी में सिर्फ इतना ही बोला गया। सो इट वॉज अ क्लियर कट डिक्लेरेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑन द लीडिंग रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी सरकार ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि हमारा ही लीडिंग रोल रहेगा, यानी सरकार का ही लीडिंग रोल रहेगा किसकी प्रोसेस में, इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस में या इंडस्ट्रियल के डेवलपमेंट की प्रोसेस के ऊपर। सिर्फ इसमें इतना बोला गया। अब इसके अंदर क्या हुआ ना, इंडस्ट्रीज को 3 तरीके से क्लासिफाई करा गया, शेड्यूल ए की, शेड्यूल बी की और शेड्यूल सी की इंडस्ट्रीज में इसको क्लासिफाई करा गया। पहले बात करते हैं शेड्यूल ए की इंडस्ट्रीज। देखो शेड्यूल ए की इंडस्ट्रीज जितनी भी थी उसमें यह बोला गया कि जो भी इंडस्ट्रीज इसके अंदर आएंगी वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ओन्ड होंगी, यानी सरकार का उस पर ऑपरेशन होगा, मैनेजमेंट होगा, कंट्रोल होगा, सब कुछ वो सरकार की तरफ से ओन होगी। तो पहली शेड्यूल ए में यह बोला गया कि वो सारी इंडस्ट्रीज सरकार ओन करेगी, यानी कि गवर्नमेंट ओन्ड होंगी। और इसके अंदर टोटल 17 इंडस्ट्रीज को क्या करा गया, रिजर्व करा गया, जिसके अंदर हमारा रेलवेज भी आया था और हमारे जो आर्मी प्रोडक्ट्स को जो हम बनाते थे वो भी आया गया था। वो याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखने की जरूरत है कि इसके अंदर 17 इंडस्ट्रीज रिजर्व करी गई थी जो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही उसको ओन कर सकती है। सेकेंड आया शेड्यूल बी की इंडस्ट्रीज। शेड्यूल बी की इंडस्ट्री में ये बोला गया ये वो इंडस्ट्रीज होंगी जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों इसको ओन करेंगे, लेकिन
इसमें जो इंपॉर्टेंट या मेजर रोल रहेगा वो रहेगा सरकार का या पब्लिक सेक्टर का। तो यही बोला गया कि ये गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स दोनों ओन्ड होंगी, लेकिन जो मेजर रोल रहेगा वो किसका रहेगा? गवर्नमेंट का रहेगा। और भैया इसके अंदर कितनी इंडस्ट्रीज को रिजर्व करा गया था? इसके अंदर टोटल 12 इंडस्ट्रीज को रिजर्व करा गया था, जिसका एक एग्जांपल था माइनिंग इंडस्ट्री। हमें ये एग्जांपल्स याद रखने की जरूरत नहीं है, बस हमें इतना पता होना चाहिए कि शेड्यूल बी गवर्नमेंट और प्राइवेट ओन्ड दोनों होंगी, जिसमें मेजर रोल गवर्नमेंट का रहेगा और इसके अंदर 12 इंडस्ट्रीज टोटल रिजर्व करी गई थी। थर्ड आई शेड्यूल सी टाइप की इंडस्ट्रीज। ये बोला गया कि ये कंप्लीटली प्राइवेटली ओन्ड होगी, यानी यहाँ पे सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगा। जो भी यहाँ पे ओन होगा, प्रोडक्शन प्रोसेस होगी, सब में सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर का ही कंट्रोल रहेगा। और इसके अंदर जितनी भी बची हुई इंडस्ट्रीज हमारी इकोनॉमी में थी वो इसके अंदर हमने कैटेगराइज कर दी, जिसका हमारे पास कोई डेटा अवेलेबल है ही नहीं। तो ये 3 हमारे पास क्या थी? इंडस्ट्रीज को क्लासीफाई करा गया था IPR 1956 के अंदर, राइट। तो आप इसको नोट कर लो, तब तक मैं 1 सेकेंड में आता हूं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब क्या हुआ ना, एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट के तहत जो कि 1950 में लॉन्च हुआ था, उसमें जो ये शेड्यूल सी की प्राइवेट ओन्ड इंडस्ट्रीज थी उनके ऊपर लाइसेंसिंग लगा दी गई थी। क्या लगा दी गई थी? इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। भैया इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग क्या होती है? देखो, ये एक रिटर्न परमिशन होती है गवर्नमेंट के थ्रू, जहां पे हम उनसे क्या परमिशन लेते हैं कि भैया हम लोग मैन्युफैक्चर या फिर प्रोडक्शन करने वाले हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, और जब वो इस चीज के लिए राजी करती है तभी हम अपना प्रोडक्शन प्रोसेस या मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर इट इज अ रिटर्न परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट टू मैन्युफैक्चर गुड्स। गवर्नमेंट से एक रिटर्न परमिशन लेना कि हम यहां पे मैन्युफैक्चर करने वाले हैं गुड्स के ऊपर। और ये जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग चाहिए रहती थी, ये किस किस चीजों के लिए चाहिए रहती? सबसे पहला, कोई भी नई इंडस्ट्री अगर आपको सेट करनी है, सपोज कर लो आपने बोला कि आज मैं दिल्ली में एक नई इंडस्ट्री सेटअप करना चाहता हूं, तो उसके लिए भी आपको रिटर्न परमिशन की बहुत सख्त जरूरत पड़ेगी। सेकेंडली, आपने बोला कि मेरे को एक्सपेंशन करना है, यानी कि आपने बोला मेरी दिल्ली में ऑलरेडी एक इंडस्ट्री है, अब मैं गुजरात में भी एक इंडस्ट्री खोलना चाहता हूं, यानी मैं एक्सपेंशन करना चाहता हूं, तो उसके लिए भी आपको क्या चाहिए? एक रिटर्न परमिशन चाहिए सरकार से। और तीसरी चीज, डाइवर्सिफाई करने के लिए भी, यानी कि मान लो पहले आप 2 प्रोडक्ट बनाते थे और अब आप चाहते हो कि मैं 4 या 5 प्रोडक्ट बनाऊं। सपोज कर लो पहले आप सिर्फ क्लोथ और शूज बनाते थे, अब आप चाहते थे कि मैं लाइटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट को भी बनाऊं, तो उसके लिए भी आपको क्या चाहिए? रिटर्न परमिशन चाहिए सरकार से। तो पहला, कोई भी नई इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो उसके लिए भी आपको लाइसेंस चाहिए। सेकंड, आपको अपना एक्सपेंशन करना है, ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग करती है इंडस्ट्रीज, उसके लिए भी आपको लाइसेंस चाहिए। और जो आप डाइवर्सिफाई करना चाहते हो अपने प्रोडक्ट्स को, यानी एक प्रोडक्ट से अब आप 3-4 प्रोडक्ट्स में जाना चाहते हो, उसके लिए भी आपको रिटर्न परमिशन यानी लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी इस एक्ट के तहत, IDR एक्ट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1951 के अंदर, राइट। तो ये बोला गया IDR एक्ट 1951 के ऊपर। आप इसको नोट कर लो, मैं 1 सेकंड में इसको कवर कर देता हूं। अब IDR एक्ट 1951 के बाद हमारा एक बेसिक टर्म आता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जिसको हम लोग SSI भी बोलते हैं। ये क्या होती है? देखो, नाम से क्या पता चल रहा है, वो इंडस्ट्रीज जो बहुत छोटी होंगी, यानी ये इंडस्ट्रीज में हम लोग लिमिटेशन सेट कर देते हैं कि भैया सिर्फ और सिर्फ आप इतनी ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर इससे ज्यादा आपने इन्वेस्टमेंट करी तो आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर नहीं आओगे। तो ये क्या होता है? डिफाइंड विद रेफरेंस टू द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड, यानी मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ तुम इतनी ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अगर तुम्हें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में रूप में रहना है तो। और इसकी इंपॉर्टेंस किसने देखी थी? इसकी इंपॉर्टेंस देखी थी कार्वे कमेटी ने, जिसको हम लोग विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी बोलते हैं। जो कब सेटअप हुआ था? जो सेटअप हुआ था 1955 में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा हमारे पास अवेलेबल है। अब बात आती है कि भैया 1951 में हम किसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोलते थे? हम उन इंडस्ट्रीज को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोलते थे जिसकी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 5 लाख होती थी, यानी उससे ज्यादा अगर तुम्हारी होगी तो तुम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर नहीं आओगे। और प्रेजेंटली अभी कितनी है? प्रेजेंटली है अभी 10 करोड़ जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउ करी जाती है एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। तो ये थी हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं SSI के बारे में। सबसे पहला है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। देखो, SSI इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? जिन जो बहुत छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं, क्या वो कैपिटल इंटेंसिव यानी मशीन्स यूज कर सकती है? नहीं कर सकती। तो वो क्या यूज करेगी? लेबर इंटेंसिव, यानी ज्यादा से ज्यादा लेबर्स यूज करेगी। अब लेबर्स यूज करेगी तो हमारी कंट्री में इंप्लॉयमेंट जनरेट होगी या नहीं होगी? खुद बताओ, होगी नहीं होगी? हम लेबर्स को यूज करेंगे तो हमारी इंप्लॉयमेंट हमारी कंट्री में जनरेट होगी। तो ये इंप्लॉयमेंट जनरेशन में हेल्प करती है। क्यों? क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज करती है, ना कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को, क्योंकि उसके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो मशीन्स को यूज कर सके। सेकेंड है
है नीड प्रोटेक्शन। देखो जो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है ना, इनको हमें प्रोटेक्ट करना पड़ता है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज से। क्यों भैया? क्योंकि यार वो बड़ी इंडस्ट्रीज जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट बना रही है, वही प्रोडक्ट वो मशीन्स के थ्रू बेटर क्वालिटी और चीप प्राइस पे बना सकती है। अब इससे क्या होगा? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे नहीं। तो इसलिए सरकार पता है क्या करती है, कुछ प्रोडक्ट्स रिजर्व कर देती है कि भैया सिर्फ और सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही इन प्रोडक्ट्स को बनाएगी और कोई भी इंडस्ट्रीज इसको नहीं बनाएगी, ये प्रोडक्ट जो हमने रिजर्व करे हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए। सेकेंडली यार इनको टैक्स हॉलीडेज या टैक्स कंसेशन भी प्रोवाइड करते हैं कि आपको टैक्स कम देना पड़ेगा, जिससे कहीं ना कहीं इनको हेल्प मिल जाती है। तो सेकेंड पॉइंट क्या है कि इनको प्रोटेक्शन की बहुत सख्त जरूरत होती है। थर्ड पॉइंट लिखा है फ्लेक्सिबल। ये फ्लेक्सिबल होती है यानी कि इसको हम कहीं भी सेटअप कर सकते हैं। अगर हम बड़ी इंडस्ट्रीज की बात करें तो इसको हम लोग ऐसे एक बारी में शिफ्ट नहीं कर सकते, हमें देखना पड़ेगा कि रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी कितनी है उस जगह पे, मार्केट कितनी पास है उसके पास, और एक बारी में एक बड़ी इंडस्ट्री को एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट काम बन जाता है। लेकिन अगर वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, छोटी सी इंडस्ट्री है, एक जगह से दूसरी जगह करने में कितना ही टाइम लगेगा, तो ये बहुत फ्लेक्सिबल होती है, यानी एक जगह से दूसरी जगह हम इसको कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें याद रखने हैं अबाउट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। एक ओवरव्यू ले ले छोटा सा, इंपॉर्टेंट है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वो होती हैं जिसमें हम बोल देते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इतनी ही इन्वेस्टमेंट्स अलाउ करी जाएगी। पहले 5 लाख की इन्वेस्टमेंट्स अलाउड थी, अब 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट्स इसके अंदर अलाउ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पहला एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में हेल्प करता है, सेकंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की इनको जरूरत होती है, और ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, यानी इसको हम कहीं भी सेटअप कर सकते हैं या शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा एसएसआई के बारे में, राइट। तो आप इसको तब तक नोट कर लो, मैं 1 सेकंड में आया। अब ये जो हमने चर्चा कर ली, ये हमने पूरी चर्चा कर ली अपने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में कि भैया क्या उसके बेनिफिट्स होते हैं, क्या पॉलिसी लाई गई थी जो कि हमने पढ़ा था आईपीआर 1956, क्या होती है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, और एक बहुत अच्छी इंडस्ट्री जिसको हमें पढ़ना जरूरी था वो थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो ये टॉपिक हमने यहां पे खत्म करा कि इंडस्ट्रियल का कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ। अब जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं अपने फॉरेन ट्रेड के बारे में। फॉरेन ट्रेड क्या होता है भैया? जनरल सेंस में फॉरेन ट्रेड मतलब जितना भी आप इंपोर्ट करते हो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, सिमिलरली आप जितना भी एक्सपोर्ट करते हो फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इज नोन एज फॉरेन ट्रेड। तो अगर इंडिया के टर्म से बात करें सो इंक्लूड्स ऑल द इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स टू एंड फ्रॉम इंडिया, यानी इंडिया में इंपोर्ट करवाना और इंडिया से एक्सपोर्ट कराना इन टर्म्स ऑफ इंडिया, वो होता है इंडिया के लिए फॉरेन ट्रेड। और इंडिया शेयर इन टोटल वर्ल्ड ट्रेड, यानी दुनिया में जितना भी ट्रेड होता है फॉरेन ट्रेड, उसमें जो इंडिया का शेयर आता है वो आता है 1.78%। ये इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको याद रखना। अब हुआ ये ना कि जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी और जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी वो बहुत ज्यादा कंपटीशन फेस कर रही थी फॉरेन इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट से। क्यों भैया? क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि वो लोगों के पास अच्छी खासी मशीन्स अवेलेबल थी और वो सेम प्रोडक्ट वो बहुत अच्छी क्वालिटी का चीप प्राइस में बना लेती थी, जिस वजह से बाहर की कंट्रीज तो छोड़ो, एक्सपोर्ट्स तो छोड़ो, हमारे खुद के इंडिविजुअल्स, हमारी कंट्री के इंडिविजुअल्स भी हमारे प्रोडक्ट्स नहीं परचेस कर रहे थे, वो बाहर के प्रोडक्ट्स परचेस कर रहे थे। क्यों? क्योंकि भैया वो सस्ते और अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करते थे एज कंपेयर टू इंडियन प्रोडक्ट्स। तो भैया सरकार ने देखा ऐसे तो नहीं चलने वाला यार, ऐसे तो ना हमारी कभी इंडस्ट्रीज डेवलप कर पाएगी और ना हम एक अच्छा फॉरेन ट्रेड अपना बना पाएंगे, जिसके लिए सरकार ने एक पॉलिसी लॉन्च करी जिसको बोला ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। भैया इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? देखो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि अब हम लोग कुछ भी इंपोर्ट नहीं करेंगे। अगर जो प्रोडक्ट हम इंपोर्ट करे थे या तो हम उसको खुद बनाएंगे, और अगर एग्जैक्ट वैसा प्रोडक्ट हम नहीं बना पा रहे तो उसके जैसा ही कोई सब्स्टिट्यूट, उसके जैसा ही कोई प्रोडक्ट हम लोग अपनी कंट्री में डेवलप कर लेंगे। ये बोला गया इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के अंदर। तो क्या लिखा है? रिफर्स टू द पॉलिसी ऑफ रिप्लेसमेंट, या तो पूरा उसका प्रोडक्ट ही हम खुद बना लेंगे, और सब्स्टिट्यूशन यानी अगर वो प्रोडक्ट हम लोग नहीं बना पा रहे हैं तो उसके जैसा ही कोई प्रोडक्ट हम लोग बना लेंगे ऑफ इंपोर्ट्स बाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी हम इंपोर्ट्स नहीं करेंगे, हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन करेंगे अपने कंट्री में। तो इसको बोला गया इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन या ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। सो ट्रेड वाज कैरेक्टराइज्ड विद इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी, यानी जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी दोनों एक ही चीज है, ये इसको इसके थ्रू कैरेक्टराइज करा गया था, या एक इसका सिनोनिम वर्ड है। तो ये करा गया ट्रेड पॉलिसी, यानी हमने बोल दिया कि अब हम कुछ भी गुड्स इंपोर्ट नहीं करेंगे, या तो हम उसको खुद बनाएंगे और वैसा प्रोडक्ट नहीं बना पाए तो उसके जैसा ही हम लोग क्या करेंगे, कोई प्रोडक्ट हम अपनी इकोनॉमी में बना लेंगे। तो ये बात आई फॉरेन ट्रेड की। अब इसको नोट कर लो, अगली उस पर आ जाते हैं। यह है कि प्रोटेक्शन वाज डन थ्रू, यानी हमने बोला कि अब हमें इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा, प्रोटेक्शन तो लगानी पड़ेगी। तो प्रोटेक्शन दो तरीके से करी गई थी। सबसे पहला था टैरिफ।
टैरिफ मतलब होता है टैक्स। तो पहली प्रोडक्शन जो हमने अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज की करी वो करी टैक्स लगा के। अब इसमें क्या करा ना, जो भी प्रोडक्ट्स हम लोग इंपोर्ट करते थे सरकार ने उस पर टैक्स लगाना चालू कर दिया। सपोज कर लो हमने कोई बाइसाइकिल इंपोर्ट करी जो 15,000 रुपए की थी, अब उसमें हमने 10% का टैक्स लगा दिया तो वो कितने की बन जाएगी, 16,500 रुपए की। यानी वो प्रोडक्ट क्या होगा, महंगा हो जाएगा, और महंगा प्रोडक्ट्स कौन परचेस करना चाहेगा। तो जिस वजह से हमने धीरे धीरे अपने जो इंपोर्ट है उसको कम करना चालू करा बाय अप्लाइंग टैरिफ या फिर टैक्सेस। तो क्या लिखा है, रिफर्स टू इंपोजिंग टैक्सेस, ये इसका कीवर्ड है कि टैक्स लगा देना ऑन इंपोर्टेड गुड्स ताकि वो महंगे हो जाएं और हमारे कंट्री के सिटीजन्स उसको ना परचेस करें जो हमने इंपोर्ट करे हैं। सेकेंडली कोटा लगा के, कोटा मतलब होता है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, हमने बोल दिया कि हम सिर्फ और सिर्फ इतने ही गुड्स को इंपोर्ट करेंगे। हमने बोला कि हम सिर्फ और सिर्फ 1000 बाइसाइकिल को इंपोर्ट करेंगे, उससे ज्यादा जो भी होगी वो हमें खुद अपनी कंट्री के उससे प्रोडक्शन से काम चलाना पड़ेगा, ये बोला गया कोटा के अंदर। सो इट रिफर्स टू इंपोजिंग बैरियर्स ऑन द क्वांटिटी। ये तो टैक्स था, ये थी कि क्वांटिटी स्पेसिफाई कर दिया कि इतनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स ही हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। तो दो तरीके से प्रोटेक्शन करी गई थी, पहला टैक्स लगा के, दूसरा क्वांटिटी बैरियर लगा के हमारी करी गई थी प्रोटेक्शन, राइट। तो ये दो हमारे पास थे प्रोटेक्शन के तरीके। अब ये चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है, अब इसका हम लोग क्रिटिकल अप्रेजल देख लेते हैं। आई नो यार बहुत बड़ा ऐसा लिखा हुआ है, बट ट्रस्ट मी यार जो आप बुक खोलोगे ना एक बार, आपको उसमें जो दिखेगा वो उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। और आई कैन प्रॉमिस यू दैट जो जो पॉइंट्स उसमें लिखे हैं वो सब मैंने यहाँ पे कवर कर रखे हैं एंड आई कैन गारंटी यू दैट, ठीक है। तो क्रिटिकल अप्रेजल मैंने क्या बताया था, इसका मतलब होता है कि कुछ पॉजिटिव देखना, कुछ नेगेटिव देखना एंड साथ साथ कुछ ओवरव्यू लेना जो हमने चैप्टर में पढ़ा। तो अब हम लोग देख लेते हैं ओवरव्यू किसका, इंडस्ट्रियल और ट्रेड सेक्टर का। एग्रीकल्चर का हमने ऑलरेडी क्रिटिकल अप्रेजल उसमें देख लिया था। तो इसके अंदर क्या आया, पहला बोलता है कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में आ रहा था वो इंक्रीज हुआ। यानी 1951 में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में था वो था 11.8%, जो कि 1991 में जो भी हमने पॉलिसीज लगाई उस वजह से वो बढ़ के हो गया 24.6%। देखो ये डेटाज ना हमें लर्न करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप 11.8% की जगह 11% लिख के आओगे तो भी चलेगा, 24.6% की जगह आप 24% लिख के आओगे तो भी चलेगा। ये डेटा परसेंटेज वाले हमको याद करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन आ रहा था जीडीपी में वो इंक्रीज हुआ ये पॉलिसीज लगाने के बाद। 1951 में कम था और 1991 में बहुत ज्यादा बढ़ गया। सेकेंडली इंडस्ट्रीज बिकेम वेल डाइवर्सिफाइड, यानी हमें पता है उस टाइम पे हमारे पास सिर्फ कुछ ही टाइप की इंडस्ट्रीज होती थी, कॉटन और टेक्सटाइल, और कुछ जो टाटा एंड आयरन स्टील होती थी बहुत कम थी, लिमिटेड। लेकिन इसके बाद जो हमने पॉलिसीज लगाई उस वजह से हम लोग इंजीनियरिंग गुड्स को भी प्रोड्यूस करने लग गए थे, यानी वो इंडस्ट्रीज जो अलग अलग टाइप से टूल्स बनाती है और मशीन्स बनाती है, अलग अलग डाइवर्सिफाई करने लग गए थे हम अपने प्रोडक्ट्स को। थर्ड बोला गया SSI gave opportunities to people with low capital, यानी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलप करी गई उसने अपॉर्चुनिटी दी उन लोगों को जिनके पास पैसों की बहुत कमी होती थी, क्योंकि भैया पहले आपको इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो आपको बहुत ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती थी। लेकिन अब ऑब्वियसली बात है छोटी इंडस्ट्री है, छोटा सा इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो जिन लोगों के पास बहुत कम कैपिटल है वो भी SSI का अपॉर्चुनिटी उठा के फायदा अपनी इंडस्ट्री को स्टार्ट कर सकते हैं। फोर्थ बोला गया इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन गेव राइज टू इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, यानी जो हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी लगाई थी जिसमें हमने बोला था कि हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम खुद प्रोडक्शन करेंगे वही प्रोडक्ट या उसके जैसा कोई प्रोडक्ट, उस वजह से क्या हुआ हमने अपनी इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को डेवलप खुद करना स्टार्ट कर दिया। अपनी जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है उसको इतना बड़ा कर दिया कि हम इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को डेवलप करने लग गए थे। उसके बाद बोला गया लाइसेंसिंग पॉलिसी हेल्प्ड गवर्नमेंट टू कंट्रोल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यानी जो लाइसेंस लगाया गया था प्राइवेट सेक्टर के ऊपर कि भैया अगर आपको एक्सपेंड करना है, आपको नई इंडस्ट्री सेटअप करनी है, आपके अपने प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई करना है, उस चीज के लिए आपको लाइसेंस चाहिए। तो इस लाइसेंसिंग पॉलिसी की वजह से क्या हुआ, गवर्नमेंट को एक कंट्रोल मिला अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर, जो बेसिक पॉइंट हमें समझना है। उसके बाद बोला पब्लिक सेक्टर मेड रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, यानी जो पब्लिक सेक्टर ने हमने बोला था IPR 1956 में कि भैया क्लियर कट इंडिकेशन था कि जितना भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा उस पर मेजर रोल रहेगा पब्लिक सेक्टर का। उस वजह से पब्लिक सेक्टर ने एक बहुत अच्छा रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन हमारी इकोनॉमी को प्रोवाइड करा इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब क्या हुआ ना, पब्लिक सेक्टर्स ने कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट करे। सबसे पहला मोनोपोली कंट्रोल, यानी उसने पूरा मोनोपोली कंट्रोल, यानी उसका कोई कॉम्पिटिशन नहीं होता था तो उसने पूरा कंट्रोल हड़प लिया था,
जिस वजह से हमारा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस थी वो उतनी इफेक्टिव नहीं पाई। हाँ, रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन अच्छा खासा करा, लेकिन उतनी इफेक्टिव नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि भैया ये वो प्रोडक्ट्स भी बनाने लग गया था जिसकी जरूरत नहीं थी, और वो प्राइवेट सेक्टर भी बना सकता था। यानी इतने अपना डाइवर्सिफाई कर लिया था कि इसके जो मेन एरियाज थे वो वहां पे नहीं इतना इफेक्टिव हो पाया। तो पहला क्या हुआ, मोनोपोली कंट्रोल हड़प लिया और ऐसे प्रोडक्ट्स में भी जाने लग गया, जूते, चप्पल, क्लोथ भी बनाने लग गया जो कि प्राइवेट सेक्टर भी बना सकता था। मेन जगह पे इसने फोकस नहीं करा। उसके बाद कंटिन्यूड इवन आफ्टर लॉसेस, यानी जो पब्लिक सेक्टर या सरकार की जो पीएसयूज होती है ना, उसको बंद करना बहुत मुश्किल होता है। एक बार आपने सेटअप कर ली तो उसको बंद करना इतना इजी नहीं होता है। तो इसलिए क्या होता है, ये जब भी लॉसेस अगर करती थी फिर भी इसको चालू रखना पड़ता था और इसके लॉसेस को बियर करना पड़ता था, जिस वजह से हम बोल सकते हैं कि हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का डेवलपमेंट था वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसकी वजह से कम हो गया। तो ये जो पब्लिक सेक्टर की एंटरप्राइजेस होती हैं उसको बंद करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, और ये लोग लॉसेस अकर करने के बाद भी कंटिन्यू करती है, जिस वजह से हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट थोड़ा सा पीछे रह गया। उसके बाद इकोनॉमिस्ट ने पता है क्या बोला, कुछ अपनी राय दी। इनने ये बोला कि भैया जो गवर्नमेंट है उसको नेशनल डिफेंस पे फोकस करना चाहिए, या जो हमारी सबसे प्रायोरिटी की चीजें होती हैं उसके ऊपर फोकस करने से, आर्मी गुड्स हो गए या नेशनल डिफेंस के लिए जो जो हम गुड्स यूज करते हैं उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, और जो बाकी अननेसेसरी प्रोडक्ट्स हैं या नॉन एसेंशियल एरियाज हैं उस पर हमारा प्राइवेट सेक्टर काम चल सकता था या वो खुद अपना प्रोडक्शन कर सकता था। तो ये कुछ इकोनॉमिस्ट ने अपनी राय रखी इस बात के ऊपर। तो ये बोला गया क्रिटिकल अप्रेजल में। एक छोटा सा ओवरव्यू लास्ट। पहला, जीडीपी में इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ, इंडस्ट्रीज हमारी वेल डाइवर्सिफाइड बन गई। उसके बाद एसएसआई ने उन लोगों को अपॉर्चुनिटीज दी जिनके पास कैपिटल बहुत कम थी, एंड उसके बाद इंपोर्ट सब्सिडी की वजह से हम इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को डेवलप कर पाए। लाइसेंसिंग पॉलिसी की वजह से सरकार कंट्रोल कर पाई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को, एंड पब्लिक सेक्टर ने एक बहुत अच्छा रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करा हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस को। सो दिस वाज द क्रिटिकल अप्रेजल। एक दो बार इसको पढ़ो, हिंदी में पढ़ना, इंग्लिश में रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसे मैंने हिंदी में बताया है उसको रिपीट करोगे तो ये आपको याद हो जाएगा। यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दैट। तो ये हमने पढ़ा अपने फॉरेन ट्रेड के अंदर, राइट। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब बात आती है इंपॉर्टेंट डेटास की। ये भी तो जरूरी है, इंपॉर्टेंट डेटास मैंने बताया था हर स्लाइड के लास्ट में हम लोग इंपॉर्टेंट डेटास कवर करेंगे जो ऑलरेडी हमने पढ़ रखे हैं बट इंपॉर्टेंट है तो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला, प्लानिंग कमीशन कब फॉर्मुलेट करा गया था? 1950 में, जिसके चेयरमैन कौन थे? प्राइम मिनिस्टर, और वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। सेकंड, ये बात आती है जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो कब लॉन्च करा गया था? 1951 में, और जो लास्ट 5 ईयर प्लान था वो यहाँ पे मैंने गलत दिखा है, वो लॉन्च करा गया था 2012 में। सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत दिखा हुआ है, यहाँ ये 2012 में लॉन्च हुआ था लास्ट वाला। उसके बाद कार्वे कमेटी यानी विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की कमेटी कब स्टैब्लिश हुई थी? 1951 में। और जो प्लानिंग कमीशन को हमने कन्वर्ट करा था नीति आयोग में वो कब करा था? 1 जनवरी 2015 में। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट डेटाज हैं। इसकी जो पीपीटी की लिंक है वो भी मैंने दे रखी है, बट मैं चाहूंगा कि यार जो जो मैंने यहाँ पे लिखा है उसको आप अपने आप से नोट करो, बाकी यहाँ पे सब कुछ दे ही रखा है। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस चैप्टर। ये चैप्टर पूरा A to Z कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसका मैं अगले बारी में वीडियो बना दूंगा। बट आई रिक्वेस्ट यू यार, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज कमेंट डाउन करो, बिकॉज एक मोटिवेशन की बहुत सख्त जरूरत होती है जब हम काम कर रहे होते हैं। सो दिस इज वॉट आई वॉन्ट एंड इट्स अ रिक्वेस्ट, बाकी आपके ऊपर है। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको चीजें समझ में आएंगी, और मेरे को कॉमेंट कर देना कि भैया कितने चैप्टर्स आ रहे हैं, कब से प्री बोर्ड स्टार्ट या फिर आपके हाफ ईयरली स्टार्ट हो रहे हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। स्ट्रोक में लेकिन ये भी मिट जाता है पक्का। नहीं मिटेगा। शर्त लगा ले, देख ले, मैंने कल नीचे करेगा तो नहीं होगा। मैं तेरे सामने करता हूँ, देख मैं इस पे दबाऊंगा, ठीक है? ये भी मिटेगा, शर्त लगा ले। नीचे नीचे रुक जा, नीचे से करना ऐसे देख ले, पक्का होगा। चल मैं याद कर लेता हूँ फिर भी कैसा था। हाँ क्या हुआ? अरे कल तो 10 बार करा था, ऐसी हो गया था यार। मैं तो नहीं हूँ इंसानों, बिकता हूँ मैं तो इन दुकानों में, फिर रहा हूँ ढूंढता मेरे निशान, मेरे निशान। भाई ये सुन यार, इसको रीशूट कर लेंगे यार पॉइंट को पूरा। हाँ पक्का भाई, क्योंकि फिर वो ना ये होगा ना, फिर सामने वाले को लगेगा इसको आता नहीं है। दे मुझको इरादे दे दे, कसमें दे वादे दे दे, मेरी दुआओं को इशारों के सहारे दे। तो नहीं हो पाएगा यार ऐसे, शुरू से करूँ भाई? ये मत बोलना बाद में कि 1-1 लाख बार रीशूट करता है। नहीं आवाज ठीक है ना भाई, ये मत बोलना 1-1 लाख बार रीशूट करता है, मेरी गलती नहीं है ये।
कहते तू होता कौन है कहने वाला, कहते कौन बातें तेरी सुनने वाला, मुझको ना लेना देना इससे जितने नकली बैठे घर पे सबको एक साथ किया डिसमिस।